कंफर्म करो। डेरिवेटिव्स 7 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। यस सर। ओके। प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने फ्यूचर्स के बारे में सीखा था, तो आज हम लोग अभी फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सीखने वाले हैं, जिनमें आने वाली दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो हम लोग आज सीखेंगे और बाकी सारी कल सीखेंगे। पहली लॉन्ग हेज और शॉर्ट हेज यूजिंग फीचर्स। अब हेज या हेजिंग क्या होता है ये हमें पता है, राइट। हमारी रिस्क जो है उस रिस्क को कवर करने के लिए और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूचर जो है वो फ्यूचर जो हमारे पास में डेरिवेटिव का ऑप्शन एक अवेलेबल है, तो उसे यूज करके हम लोग किस तरह से हेज कर सकते हैं। तो दो तरीके से, एक हम लोग लॉन्ग पोजीशन लेंगे या फिर शॉर्ट पोजीशन लेंगे। लॉन्ग मतलब बाइंग पोजीशन, बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। देखने के लिए समझते हैं यहाँ पर। Hedge refers to an investment. Hedge refers to an investment to reduce the risk of adverse price movements in an asset. ये हमें पता है। Normally, it consists of taking the opposite position in the related security, such as future contract. Hedging is like buying an insurance policy. एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी जिस तरह हम लोग लेते हैं, सेम उसी तरह से कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहीं एक जगह से ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज हम लोग एयर ट्रैवल कर रहे हैं, तो एयर ट्रैवल करते वक्त हमें पता है कि एयर ट्रैवल करते वक्त शायद से हो सकता है कि किसी भी गड़बड़ी की वजह से हवा में अगर कुछ होता है तो प्लेन क्रैश होगा, और क्रैश अगर होता है तो हम लोगों का बचना मुश्किल है। तो अगर ये हमें पता है तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एयर ट्रैवल को इंश्योर्ड करके रखेंगे। सिमिलरली अगर अर्थक्वेक प्रोन एरिया जो अगर होगा, तो उस एरिया में अगर हम लोग घर बनाते हैं तो हमें पता है कि अगर वहाँ पे भूकंप आ गया या भूचाल आ गया तो हमारे घर को नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम लोग अर्थक्वेक इंश्योरेंस या नेचुरल कैलामिटी इंश्योरेंस परचेस करके रखेंगे हमारे पर्टिकुलर हाउस के लिए। There is an inherent risk or reward trade-off in the hedging. While it reduces the potential risk, it also takes away some potential gains also. कैसे? सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने कहीं एक जगह पर कैश मार्केट में कुछ असेट परचेस किया, कुछ शेयर्स परचेस किए, जिनको अगर प्राइस कम होती है तो हमें नुकसान ना हो, इसलिए हम लोगों ने फ्यूचर्स में उसे सेल करके रखा। अगर प्राइस बढ़ी कैश मार्केट में तो हमें कैश मार्केट में तो प्रॉफिट होगा, लेकिन फ्यूचर मार्केट में लॉस होते हुए दिखेगा। तो जो पोटेंशियल गेन्स है उन गेन्स को भी हम लोग वहां पे नुकसान में डाल सकते हैं, या फिर ओवरऑल रिस्क भी हम लोगों की कम हो सकती है। तो इसी तरह से कुछ एग्जांपल हम लोगों ने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में देखे थे, राइट। हेजिंग किस तरह से होती है उनके लिए। नेक्स्ट, इन सिंपल वर्ड्स लाइक एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, हेजिंग इजंट फ्री। एग्जैक्टली, हेजिंग फ्री नहीं होगा। नॉर्मली आप लोगों को अगर नुकसान होता है तो कम नुकसान होगा, या फिर प्रॉफिट होता है तो आपको कम प्रॉफिट होगा। मतलब जितना ज़्यादा ओवरऑल प्रॉफिट होगा उसमें से हेजिंग किए हुए जो पोजीशन होगी उसमें थोड़ा सा लॉस आपको बुक करना ही होगा। ऐसे दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज, एक लॉन्ग हेज यूजिंग फ्यूचर्स और दूसरा शॉर्ट हेज यूजिंग फ्यूचर्स। लॉन्ग हेज मतलब क्या? जैसे कि a long hedge is a situation where you enter into a buying contract. Long hedge is a future where you enter into the buying contract and for a particular share, commodity और currency, किसी भी एक के लिए आप लोग डेरिवेटिव्स जो फ्यूचर है वो परचेस करते हैं अगेंस्ट द फ्यूचर प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ द फ्लक्चुएशन और फ्लक्चुएशन। उस पर्टिकुलर असेट की या अंडरलाइन असेट की प्राइस वोलेटिलिटी या फ्लक्चुएशन जो होंगी उनके लिए आप लोग उसके अगेंस्ट के लिए आप लोग फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन लेकर रखते हैं। नेक्स्ट, इसका एग्जांपल अगर देखें तो कुछ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एन इंडियन इंपोर्टर who needs to make payment in US dollar 3 months from today, आज के बाद 3 महीने के बाद हमें यूएस डॉलर्स में किसी को पेमेंट करना है।
He would like to eliminate the risk of US dollar fluctuating against the Indian rupee by entering into the long future for US dollar. मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल आज यूएस डॉलर की $1 की कीमत अगर 75 रुपीज है और 3 महीने के बाद शायद वो 78 रुपीज हो सकती है, तो हमें जो पेमेंट करना है, तो आज के लिए जो रेट हमें फिक्स किया है 75 रुपीज, वो 75 रुपीज से 3 रुपए ज़्यादा का पेमेंट हमें करना पड़ेगा। तो वो 3 रुपए का ज़्यादा पेमेंट, हमारा जो ज़्यादा नुकसान होगा वो कम करने के लिए हम लोग फ्यूचर्स, जो यूएस डॉलर का जो फ्यूचर होगा उस फ्यूचर को बाय करके रखेंगे, ताकि अगर डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो हमें फ्यूचर मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में प्रॉफिट होगा, और 3 महीने के बाद जब हम लोग उसे पेमेंट करने जाएंगे तो हमारे एग्जिस्टिंग अमाउंट और फ्यूचर अमाउंट इन दोनों का सेट ऑफ हो जाएगा, तो जो लॉस होगा वो कम रहेगा। नेक्स्ट, thus long hedges. The long hedge is a beneficial for a person who knows he has to purchase an asset in the future definitely and wants to lock in the purchase price today itself. 3 महीने के बाद हम लोगों को एक असेट परचेस करनी है और जिसके लिए आज प्राइजेस कम है, तो आज प्राइजेस बुक कर लो। तो बुक करने के लिए नॉर्मली कोई सेलर ऐसे ही नहीं बुक कर देगा, तो उसके लिए हमें जो एडिशनल रेट इंक्रीज होगा उसके लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर डेरिवेटिव्स में परचेस करके उसी पर्टिकुलर असेट को, उसी पर्टिकुलर अंडरलाइन असेट को परचेस करके हमारे रिस्क को कम करना होगा। लॉन्ग हेज कैन ऑल्सो बी यूज टू हेज अगेंस्ट अ शॉर्ट पोजिशन दैट हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द इन्वेस्टर। एक शॉर्ट पोजिशन या लॉन्ग हेज वाइस वर्सा, मतलब डेरिवेटिव मार्केट में अगर हम लोगों ने कोई एक पोजीशन लेकर रखी है, चाहे वो हमारी शॉर्ट पोजीशन हो, तो शॉर्ट पोजीशन को रिस्क कवर करने के लिए हम लोग दूसरी बाइंग पोजीशन, दूसरी डेरिवेटिव या दूसरे फ्यूचर वहाँ पे परचेस करके रख सकते हैं टू मिनिमाइज द रिस्क। देन लॉन्ग हेज इज ऑल्सो यूज बाय मैन्युफैक्चरर्स to protect themselves against the price fluctuation of input required by them. जनरली जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जब अलग अलग रॉ मटेरियल परचेस करती है, तो उन रॉ मटेरियल को वो परचेस करते वक्त एज पर रिक्वायरमेंट, कई जगह पर वो पेरिशेबल होते हैं, कई नहीं होते, कुछ ड्यूरेबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो उनके लिए उन रॉ मटेरियल की रेट के लिए फिक्स करने के लिए इस तरह के फ्यूचर्स जो होते हैं वो यहाँ पर परचेस करके रखते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है टू अवॉइड द रिस्क और टू मिनिमाइज द रिस्क विच इज इन्वॉल्व इन द कैश मार्केट और इन द नॉर्मल रेगुलर मार्केट, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी बाय पोजीशन वहां पे कंसिडर करके चलेंगे टू परचेस, जब हम लोग रॉ मटेरियल का या फिर किसी अदर सिक्योरिटीज का करते हैं तब। देन शॉर्ट हेज यूजिंग फ्यूचर्स, जिस तरह से लॉन्ग हेज है उसी का वाइस वर्सा होगा शॉर्ट। जब हम लोगों ने कहीं पर कैश मार्केट में जो पोजीशन ली है, वो शॉर्ट की पोजीशन, वो अगर पोजीशन लेते हो हम लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन ली है, तो उसे हम लोग वाइस वर्सा यहाँ पर हेज कर सकते हैं। अ शॉर्ट हेज इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ अ लॉन्ग हेज। इट इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी दैट इज फोकस्ड on mitigating the risk that has already been taken. Here, a short hedge is the term used for act of shorting a security in the future market. It is usually a derivative contract that hedges against the potential losses in an investment that is held along. Short hedging is often used in an agriculture business. जो एग्रीकल्चर बिजनेस होता है उनमें इस तरह की शॉर्ट हेजिंग की जा सकती है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए। A farmer would like to enter into a stock futures contract for his produce to lock in the price he will get for the same and hence eliminate his risk against any price fluctuation. जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ओनियन फार्मर का एग्जाम्पल देखा था कि जून मंथ में अगर उसने प्लांटेशन किया है तो 3 महीने के बाद उसे अगर ओनियन बेचना है तो वो किसी XYZ व्यापारी को या फिर XYZ बिजनेसमैन को वहाँ पे
कांटेक्ट करेगा कि 3 महीने के बाद एक सर्टेन स्पेसिफिक रेट पे मैं आपसे ये परचेस करूंगा, तो ये सर्टेन स्पेसिफिक रेट अगर वो एक्सचेंज ट्रेडेड सिक्योरिटीज यानी कि फ्यूचर डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करता है तो भी चलता है। Also, short hedges involving the interest rate are common among the institutional money managers, institutional investor या investment banks जो होती है वो, that hold a large amount of fixed income securities and are concerned about the reinvestment risk in the future। जो हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स होती है, वो इस तरह की अलग अलग शॉर्ट पोजिशंस लेकर अपनी रिस्क को कवर करते हैं। Then also short hedger used by the exporters in the currency derivative market. Here an exporter enters into the short future contract for the foreign currency that he is going to receive sometime in future for the goods exported in by him today। अगर आज उसने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए है और आज अगर 50 रुपए के लिए एक्सपोर्ट किए है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के बाद का है, तो 50 रुपए की जो एक्सपोर्ट के लिए डेरिवेटिव्स की करेंसी की वैल्यू है वो अगर 45 रुपीज हुई, तो जब सेटलमेंट आएगी तो 5 रुपए नुकसान होगा। तो वो 5 रुपए नुकसान ना हो इसलिए डेरिवेटिव्स में करेंसी को शॉर्ट करके, करेंसी को सेल करके इस तरह से अलग अलग प्रॉफिट या रेस्ट प्रॉफिट कमा सकते हैं या फिर जो लॉस होने वाला है उस लॉस को कम कर सकते हैं। तो बेसिक ये 2 स्ट्रैटेजीज जो हमारी लॉन्ग हेजिंग और शॉर्ट हेजिंग के रिलेटेड है, ये आई होप कि आप लोगों को सबको क्लियर हो। सिंपली हम लोग जिस तरह से मार्केट में बाइंग पोजीशन लेते हैं तो उसके लिए रिस्क हेज करने के लिए हम लोग शॉर्ट हेज की पोजीशन यहाँ पर लेंगे या जिसे हम लोग शॉर्ट की पोजीशन कहेंगे, राइट। इन शॉर्ट ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है इट इज रिलेटेड टू द हेजिंग में आने वाली लॉन्ग एंड शॉर्ट, राइट। सेकेंड स्ट्रैटेजी है इट इज रिलेटेड टू द परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट हेज। अब परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट हेज ये जो होता है इसे सीखने के लिए जो हमारे ऊपर की स्ट्रैटेजी है उसी से रिलेटेड, इस तरह की परफेक्ट हेजेस या परफेक्ट मार्केट्स जनरली अवेलेबल नहीं होते मार्केट में, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। और इनपरफेक्ट हेजेस जो होते हैं उनके लिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिनके अलग अलग कुछ रीजंस होते हैं कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्यों होती है, ये हम लोग आगे देख के देखते हैं। परफेक्ट हेज, अ परफेक्ट हेज is the one that completely eliminates the future price fluctuation risk. Here an investor enters into the exactly opposite contract in future market are compared to his position in the cash market, but in real life achieving the perfect hedge is nearly impossible. To understand why it is impossible to achieve the perfect hedge, we need to recall the facts. हम लोगों ने जो पहले सीखे है वो सभी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे या फिर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो सभी हमारे स्टैंडर्डाइज होते हैं, राइट। जिनकी असेट्स वो जो हम लोग असेट्स यूज करते हैं, अंडरलाइंग असेट्स जो होती है उनके बारे में, कॉन्ट्रैक्ट साइज के बारे में, ट्रेडिंग साइकिल्स के बारे में या फिर सेटलमेंट डेट्स के बारे में। सेटलमेंट बेसिस या सेटलमेंट प्राइसेस के लिए भी इस तरह की सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से इस तरह के परफेक्ट हेजिंग अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को नहीं मिलती है। देन सेकेंड थिंग इज रिलेटेड टू द इनपरफेक्ट हेज यूजिंग द फ्यूचर्स। अब इनपरफेक्ट हेज मतलब क्या? इज द वन दैट इज नॉट एबल टू कंप्लीटली एलिमिनेट द फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन रिस्क। जो परफेक्ट हेज में नहीं होती है, जो कंप्लीटली एलिमिनेट होती है हमारी परफेक्ट हेज करके, वो जहाँ पे नहीं होती वो हम लोग कहते हैं उसे इनपरफेक्ट हेज। इट हैपन्स इन फ्यूचर मार्केट मेनली बिकॉज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज। जो ऊपर की रीजन है वही सेम रीजन यहाँ पर होंगे और उन्हीं रीजन को हम लोग नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। दैट इज अंडरलाइन असेट, कॉन्ट्रैक्ट साइज, ट्रेडिंग साइकिल्स एंड सेटलमेंट डेट्स। पहली अंडरलाइन असेट्स। जनरली अंडरलाइन असेट्स मतलब कौन सी होगी? तो जो सिक्योरिटीज जिनके लिए ट्रेड किए जाते हैं वो वाली।
Sometimes a future contract may not be available for a particular underlying assets in which an investor hold a position in a cash market. In such a case, investor may be forced to enter into the cross hedge. A cross hedge refers to the hedging one's position by taking an opposite position in the some other underlying with the similar price movements. मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर असेट के लिए फ्यूचर मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग दूसरे किसी क्रॉस हेज के लिए कंसिडर करेंगे. क्रॉस हेज इज परफॉर्म when an investor who holds a long or short position in an underlying asset takes an opposite may or may not be equal position in the some other underlying asset in order to limit both up and downside exposure related to the holdings. Although two underlying, that is cash and futures assets may not be identical, they are correlated enough to create a hedge position as long as the prices move in the same direction. अब इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम लोगों को सीखना है तो एक एग्जांपल लेना होगा क्रॉस हेजिंग का. एंड हियर इट इज एन इन्वेस्टर एंटरिंग इनटू अ शॉर्ट क्रूड ऑयल फ्यूचर, जिन्होंने शॉर्ट क्रूड ऑयल की फ्यूचर को क्रूड ऑयल जो है उस फ्यूचर को हमें शॉर्ट करना है. टू हेज हिज शॉर्ट पोजीशन इन नेचुरल गैस. नेचुरल गैस जो है, उन नेचुरल गैस को उन्होंने कैश मार्केट में या स्पॉट मार्केट में उन्होंने कहीं ना कहीं बाय किया है और उसी को हम लोगों को कहीं ना कहीं दूसरी किसी पोजीशन को हेज करना है, या फिर हमारी नॉर्मल जो नेचुरल गैस है उसकी शॉर्ट पोजीशन को उन्होंने लिया था, उसे हेज करना है. अब नेचुरल गैस की प्राइस अगर कम होती है तो उन्हें प्रॉफिट होगा, अगर प्राइस बढ़ती है तो लॉस होगा. हियर द प्राइसेस ऑफ नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल मे नॉट बी आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे नहीं होते, बट may be similar enough for using the same for hedging purpose. As the prices of two different underlying assets are not identical, they don't fully unite on a settlement date, leading to the basis risk. जो हमारे बेसिस रिस्क हम लोगों ने बेसिक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में सीखी थी, उन बेसिस रिस्क को वहां पे हम लोग को बेयर करना पड़ सकता है. Hence, leading to an imperfect hedge. इनपरफेक्ट हेज क्या होता है ये समझ में आया, जिसमें क्रॉस हेज ज्यादातर इस्तेमाल होगा, जिसमें कंप्लीटली एंटायरली ओवरऑल हम लोग जो हेजिंग देखते हैं तो उस हेजिंग के लिए सिमिलर पर्टिकुलर अंडरलाइंग असेट के लिए डेरिवेटिव्स मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल ऑप्शंस नहीं होंगे, तो उनसे आइडेंटिकल ऑप्शंस के लिए हम लोग पोजीशंस लेंगे और उससे हमारी रिस्क जो है वो हेज करेंगे. ये थी हमारी पहली अंडरलाइंग असेट, जिनकी वजह से हमारी इनपरफेक्ट हेजिंग जो होती है वो हम लोग कर सकते हैं. सेकंड, द कॉन्ट्रैक्ट साइज. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट साइज? दैट इज द लॉट साइज. ये हम लोगों को पता है, राइट? दिस हैपेंस व्हेन करंट पोजीशन इन एन अंडरलाइंग असेट डज नॉट परफेक्टली मैच विद द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग असेट. क्वांटिटी के बारे में अगर मैच नहीं होती है अंडरलाइंग एसेट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो हम लोग इस तरह के ऑप्शंस, इनपरफेक्ट ऑप्शंस कंसीडर कर सकते हैं. एग्जांपल के तौर पे, एन एक्सपोर्टर मे बी ड्यू टू रिसीव ऑफ $1,05,600 3 months in a future, but future contract for $, may be available with a contract size of ₹10,000. In such a case, the exporter will either be required to enter into a short position for 10 or 11 future contract. हम लोगों को रिस्क हेज करने के लिए डायरेक्टली आइडेंटिकल 1,05,600 की अमाउंट नहीं है हमारे पास में, इसलिए 10,000 का एक लॉट है तो ऐसे 10 या 11 लॉट या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइजेस हम लोगों को वहां पे शॉर्ट करने पड़ेंगे to just to hedge our risk, right? But it is not the total perfect hedge because it is not the similar amount, because it will be either 1 lakh or either 1,10,000 $, right? This is the example of the contract size. Then trading cycles. Now the trading cycles is related to the futures on most of the popular stock exchanges are available for the cycle of 1
2 or 3 months. If an investor wants future contract a longer or a shorter duration, he may again end up having imperfect age. कैसे? अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट या किसी के नॉर्मल कैश मार्केट की टर्म 6 मंथ्स की होगी तो उसे 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट 6 बार लेने होंगे, या 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट 3 बार, या 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट 2 बार कंसिडर करके उसे रिन्यू करने होंगे, राइट? तो इस तरह से इम्परफेक्ट हेज हम लोग ट्रेडिंग साइकिल्स में भी देख सकते हैं. द फोर्थ स्ट्रैटेजी इज रिलेटेड टू द सेटलमेंट डेट. This happens when the future contract settlement date does not perfectly match with the settlement date of the underlying asset. ऐसे करेंसी मार्केट्स में हम लोग देख सकते हैं. As an importer may be required to pay to US dollar of rupees 1,10,000 on 18th August 2016, say for example, but a future contract is available with a settlement date of a month in and a contract size of rupees 10,000 US dollar. Here उसे 11 कॉन्ट्रैक्ट परचेस करने पड़ेंगे और साथ ही साथ में जो हेजिंग की डेट है वो 18th अगस्त से लेकर एंड ऑफ द अगस्त मंथ की एक्सपायरी तक उसे वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करना होगा. Here the contract size may be perfectly matched, that is 1,10,000 के 11 contracts, then it is a matched contract, but the settlement date may not match with the requirement leading to imperfect hedge. तो ये जो strategies है, ये जो types है, perfect hedge और imperfect hedge, तो ये अलग अलग types है जो हम लोग ले सकते हैं different contracts को consider करके to minimize our risk. और ऐसी रिस्क मिनिमाइज करने के लिए जो 2 बेसिक स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू द हेजिंग, इट इज लॉन्ग हेज एंड शॉर्ट हेज एंड परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट हेज जो हम लोगों ने अभी देखी. ये बेसिक स्ट्रैटेजीज जनरली विदाउट एनी फर्दर बेस इन डेप्थ कैलकुलेशन वी कैन just go to the buy or sell that particular securities in a future market. We can gain a profit or we can cover our risk, right? तो ये बेसिक 2 स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने आज अभी सीखी. इनके अलावा जो नेक्स्ट कुछ स्ट्रैटेजीज है रिलेटेड टू स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्रेशन, तो वो हम लोग कल के लेक्चर में सीखेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे.